हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज के इस सेशन में हम आपको सर्वप्रथम ये बताना चाहेंगे कि आप अगर बीएड का कोर्स कर रहे हैं और आपके बीएड के सिलेबस में पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट नामक सब्जेक्ट है, तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। देखिए, अगर आप CSDMU से बीएड कर रहे हैं तो ये विषय आपका 4th सेमेस्टर में है और ये आपका पेपर नंबर 3 है। यानी कि आज से हम आपकी पेपर 3 की क्लास शुरू कर रहे हैं 4th सेमेस्टर CSDMU की। ठीक है, ये जो होने वाली है ये आपकी यूनिट 1 होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम आपको बेसिक्स ऑफ करिकुलम पाठ्यचर्या के मूल आधार के विषय में पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, उसकी क्या संकल्पना है, इसका क्या अर्थ होता है, क्या स्वरूप होता है, कोर पाठ्यचर्या कोर करिकुलम क्या होता है और प्रच्छन्न पाठ्यचर्या यानी कि हिडन करिकुलम क्या होता है, इसके विषय में। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसी से रिलेटेड जो आपके यूनिट 1 का अगला चैप्टर है उसको हम करवाएंगे, जिसका नाम आपका पाठ्यचर्या के घटक हैं। उसके बाद में प्रभावी शिक्षण में पाठ्यचर्या की क्या भूमिका होती है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 होगा। और चैप्टर नंबर 4 आपका पाठ्यचर्या विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, एक टीचर का क्या रोल होता है करिकुलम के डेवलपमेंट में। ये 4 जो चैप्टर्स हैं वो आपके यूनिट 1 के हैं, जिसको हम इसके अंतर्गत आपको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई क्वेरी है आपकी तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम ID PG Point ऑफिशियल पे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको और भी सारी जानकारी चाहिए, रेगुलर क्लासेस की लिंक्स वगैरह चाहिए, तो PG Point के नाम से हमारा टेलीग्राम अकाउंट है, आप हमसे वहाँ से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब से रोज़ आपकी ये क्लास इसी समय पर होगी, इसलिए रोज़ाना आकर के क्लास लेना नहीं भूलिएगा। यदि आपको समय नहीं मिलता है तो आप लाइव न लेकर के बाद में भी क्लास को ले सकते हैं। बाकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी कुछ है, वो आप हमसे इंस्टाग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी डिस्कस कर सकते हैं। आइए ले चलते हैं आपको यूनिट 1 की तरफ। हमारा एप्लीकेशन जो है वो PG Point के नाम से है। अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस पेपर से रिलेटेड आपके ई नोट्स के सेक्शन में MCQs की PDF मैंने प्रोवाइड की है। इफ़ यू वांट देन यू कैन रीड दैट MCQs ऑल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज चैप्टर। हियर द चैप्टर इज रिलेटेड टू योर करिकुलम कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नेचर ऑफ करिकुलम, कोर एंड हिडन करिकुलम। सबसे पहली बात तो शिक्षा क्या है, आइए जानते हैं शिक्षा क्या है। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जब जीवन पर्यंत मैम, इसका मतलब हमने कहा जन्म से लेकर के मरण तक, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि आप BA BSc BCom PhD कर लें। शिक्षा का उद्देश्य यहाँ पर अधिगम के हर एक पहलू को शामिल करना है। आपने बचपन में चलना सीखा, आपने बुढ़ापे में लोगों को सीख देना सीखा, अपने जो भी अनुभव हैं उनको लोगों तक साझा करना सीखा, ये भी आपका शिक्षा के ही एक तत्व के अंतर्गत आएगा। इसीलिए कहा गया है यहाँ पर कि शिक्षा जो है वो आपके जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन व परिमार्जन होता रहता है। परिवर्तन व परिमार्जन मतलब मैम, हमने कहा इसका मतलब ये है कि अगर आप दिन प्रतिदिन एजुकेशन की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपके जो थॉट्स हैं उनमें क्या होगा, परिवर्तन मतलब उसमें चेंजमेंट्स आएंगे, और परिमार्जन का मतलब है उनमें इंक्रीमेंट होगा। आपको मैं बता दूं, अगर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ठीक है, और एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो आपको उसकी सोच में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ख़राब और अच्छा होगा, कि पढ़ा लिखा आदमी अच्छा होगा और नहीं पढ़ा वाला ख़राब होगा, हम ये नहीं कह रहे। हमारा कहने का आशय है कि उनके सोचने के तरीके में अंतर होगा। ठीक है, उनके विचार अलग अलग होंगे, उनके किसी एक चीज़ को लेकर के जो मत होंगे वो सामान्य नहीं होंगे, है ना। तो यही बात कही गई है कि शिक्षा के द्वारा धीरे धीरे जब इंसान आगे बढ़ता रहता है तो उसके जीवन में परिवर्तन और परिमार्जन होता रहता है। ये मानव को विकास के शिखर पर पहुंचाने वाली पीढ़ी है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने मनचाहे क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। सीधी सी बात है, शिक्षा के ही माध्यम से। तो आपका मन है आप शिक्षक बन जाइए। ठीक है, आप आज बीएड कोर्स कर रहे हैं, आप शिक्षक बन रहे हैं,
कुछ बच्चे जो हैं वो नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चिकित्सक बनना चाहते हैं। कुछ बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इंजीनियर बनना चाहते हैं। लेकिन ये सब लोग बन किसके माध्यम से रहे हैं, ये आप देखो तो ओवरऑल शिक्षा के माध्यम से ही ये अपने मनचाहे क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इस सफलता प्राप्ति में मुख्य रूप से शिक्षाओं के औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों का योगदान होता है। मैम व्हाट इज औपचारिक एंड अनौपचारिक? हमने कहा औपचारिक को इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल और अनौपचारिक को इंग्लिश में कहते हैं इनफॉर्मल। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप स्कूल या कॉलेज में अपने जो भी पढ़ाई कर रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आपका फॉर्मल यानी कि औपचारिक के अंतर्गत आएगा। आपके मम्मी पापा ने कुछ सिखा दिया, आपके व्हाट्सएप मैसेज ने कुछ सिखा दिया, दीवारों पे लिखे अच्छे कोटेशंस ने आपको कुछ सिखा दिया, ये सारा कुछ आपके इनफॉर्मल तरीके यानी कि अनौपचारिक माध्यम में आ जाता है। ठीक है, इसके साथ में देखिए एक्चुअल में जो शिक्षा व्यवस्था है आपकी वो 3 चीज़ों से मिलकर के बनी है, टीचर, स्टूडेंट्स और करिकुलम। मैं आपको बता दूं पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर है। क्या अंतर है ये हम आपको आगे चल के भी डिस्क्राइब कर रहे होंगे। पाठ्यचर्या को अभी हम आपको पहले यहाँ पर भी थोड़ा सा क्लियर कर दें कि जैसे आप मान लीजिए क्लास 10th में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th में बायो वाले बच्चों के कौन से सब्जेक्ट्स रहने हैं, ठीक है, मैथ्स वाले बच्चों के कौन से सब्जेक्ट रहने हैं, कॉमर्स वाले बच्चों के कौन से सब्जेक्ट रहने हैं, आर्ट साइड वालों के कौन से रहने हैं। ठीक, ये क्या है, पूरा करिकुलम है क्लास 10th का। अब उसी में से अगर आप मैथ्स को निकाल लो, मैथ्स के अंतर्गत कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं, विज्ञान का निकाल लो, विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी इकाइयाँ आती हैं। ठीक है, और कॉमर्स के स्टूडेंट्स में निकाल लो, इकोनॉमी के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में कहते हैं सिलेबस, जो कि सिलेबल शब्द से मिल करके बना है। और जो आपका करिकुलम है ये आपका पाठ्यचर्या है। ठीक, तो जो सिलेबस होता है, सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम जो होता है वो इज़ द पार्ट ऑफ द पाठ्यचर्या, या हम कह सकते हैं ये एक हिस्सा है आपके करिकुलम का। ठीक, होप सो कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो शिक्षा प्रक्रियाओं का आधार पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु होती है। विषय वस्तु के सामान्य रूप को हम क्या कह सकते हैं, करिकुलम कहते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया की धुरी पाठ्यचर्या ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि शिक्षा की प्रक्रिया की धुरी है, ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी शिक्षार्थी, ऑप्शन सी पाठ्यचर्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या लगा करके आएंगे, तो आपको तो लगेगा शिक्षा की प्रक्रिया की बात करेगा यहाँ। और एक अब स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टर से सोचोगे तो सोचोगे कि अरे बिना स्टूडेंट के टीचर कहाँ कुछ है। टीचर के प्रोस्पेक्टर से आप क्योंकि बीएड कर रहे हो तो आप सोचोगे टीचर नहीं होता तो किताबें तो दुनिया में कितनी हैं, बच्चे पढ़ के बन जाए आईएएस, है ना। आप ऐसे सोचोगे तो ये क्वेश्चन गलत कर सकते हो। अगर आप पढ़ के जाओगे तो यहाँ पर आपको पता है कि शिक्षा की प्रक्रिया की जो धुरी है वो क्या है, आपकी करिकुलम है यानी कि पाठ्यचर्या है। देखिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास ऑफ दिस सब्जेक्ट process of curriculum development, so share as much as you can in your college groups to your colleagues who are pursuing B.Ed. ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कि मीनिंग क्या होता है। भाई मैम एक्चुअल मीनिंग क्या है, पाठ्यचर्या जो है उसकी क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है। हमने कहा आइए समझते हैं कि ये किस शब्द से मिल करके बना है, और ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनता है MCQs फॉर्मेट में। ठीक, तो देखिए, पाठ्यचर्या को इंग्लिश में हम लोग करिकुलम कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई आपकी, तो लैटिन भाषा के CURRICERE या फिर CURRERE या देखो कुरिसियर या फिर कुरेर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो शब्द किस भाषा से मिल करके बना है, या नहीं वो शब्द किससे मिल करके बना है और वो किस भाषा का है और उसका अर्थ क्या होता है। ये आपको हर एक चैप्टर में अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से संबंधित 2 से 3 प्रश्न अगर आपका पेपर MCQs फॉर्मेट में होने वाला है तो ज़रूर बनेगा। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है क्या कि अंग्रेजी भाषा, पाठ्यचर्या को अंग्रेजी भाषा में करिकुलम कहते हैं, ये किस भाषा के किस शब्द से मिलकर के बना हुआ है, तो आप बताएंगे भैया लैटिन भाषा के कुरेर शब्द से मिलकर के बना हुआ है। या आपसे पूछ सकता है कि करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के
क्यूरिसियर शब्द से मिलकर के बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन ABCD। आपको कुछ भी दे देगा तो आपको क्या टिक करके आना है, अ रेस कोर्स यानी कि दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान क्या है आपका, कुरियर, या आप कह सकते हैं क्यूरिसियर का मतलब है। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो पाठ्यचर्या वह क्रम है जिसे व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए पार करना होता है, अर्थात ये दौड़ के मैदान की तरह होता है जिसमें बालक को तब तक दौड़ना पड़ता है जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले। विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा किए गए प्रयासों से किसी उद्देश्य की प्राप्ति होना ही पाठ्यचर्या कहलाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका करिकुलम है वो एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है ऑप्शन A धर्म से, ऑप्शन B पाठ्यचर्या से, ऑप्शन C स्कूल जा कर के, ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे भैया, पाठ्यचर्या ही वो साधन है जिसके माध्यम से आपको अपनी लाइफ में जो गोल्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, आप उनको अचीव कर पा रहे हैं। ये अध्ययन का निश्चित व तर्कपूर्ण क्रम है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी को व्यक्तित्व का विकास होता है तथा वह नवीन ज्ञान तथा अनुभव ग्रहण करता है। सीधी सी बात है, आप अपनी लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे चीज़ों को पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपके जीवन में बहुत सारे चेंजमेंट्स आएंगे, आपके ज्ञान में, आपके व्यवहार में, आपके कौशल में बहुत सारे अंतर आएंगे। शिक्षा के अर्थ में के बारे में दो धारणाएं हैं, पहली प्रचलित अर्थ या संकुचित अर्थ व दूसरी वास्तविक या व्यापक अर्थ। देखो, एक तो शिक्षा का बहुत छोटा सा मतलब होता है कि हाँ पढ़ लिख के बस सिलेबस पूरा किया और बस डॉक्टर बन गए, मैं ये शिक्षा का अर्थ है। लेकिन एक जो शिक्षा का व्यापक अर्थ है, एक्चुअल में जो व्यापक अर्थ है, वाइड मीनिंग ऑफ एजुकेशन है, उसी को हम लोगों ने रियल माना है। ठीक है, अब देखो संकुचित अर्थ में क्या मतलब होता है। अभी हमने आपको बताया कि आपने एक बच्चा है, ठीक है, उसको A to Z याद करा दिया, उसको धीरे से 12th करा दिया, बिजनेस में बैठा दिया और बता दिया कि हमारा बालक शिक्षित है और पढ़ा लिखा है, सब बातें है ना, और बस। तो इतना ही मतलब नहीं है, तो इसको कहेंगे आपकी शिक्षा का क्या है, ये संकुचित अर्थ है। अगर शिक्षा के व्यापक अर्थ के विषय में जानना है तो आइए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि संकुचित अर्थ में शिक्षा केवल स्कूली शिक्षा या पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित होती है। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम को यानी कि सिलेबस को केवल विभिन्न विषयों के पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित माना जाता है। ये हो गया शिक्षा का संकुचित अर्थ जो हमने अभी आपको बताया। लेकिन अगर विस्तृत अर्थ में बात की जाए तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी अनुभव आ जाते हैं जिन्हें एक नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ियों से प्राप्त करती है। साथ ही विद्यालय में रहते हुए शिक्षक के संरक्षण में विद्यार्थी जो भी क्रियाएं करता है वो सभी पाठ्यचर्या के अंतर्गत आ जाता है। आपने एक वर्ड सुना होगा, एक शब्द सुना होगा आपने, को करिकुलर एक्टिविटीज़ सुना है ना, को करिकुलर एक्टिविटीज़। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब क्या है कि पाठ्यचर्या जो है उससे संबंधित जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो सारा कुछ आपका करिकुलम से रिलेटेड है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप ऐसे ही समझ लो जैसे कि आप जा रहे हो शॉपिंग के लिए, समझिएगा बात को, जा रहे हो आप शॉपिंग के लिए और उसके बाद में रास्ते में आपने बहुत सारी नई नई चीज़ें भी घूम ली, नया ट्रैम्पोलिन पार्क भी घूम लिया, ठीक है, उसके बाद में नया मॉल भी आप चले गए, जबकि पापा ने कहा था सिर्फ फलानी दुकान जा कर के ये लाना है, और आपने एक नया रेस्टोरेंट में खाना भी खा लिया। ठीक, तो अब बात क्या है, अब जैसे स्टडी जो है वो केवल क्या है, सिलेबस बस इतना पढ़ना, ये संकुचित अर्थ हो गया। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जैसे आजकल को बच्चों को आप देखिए डांस में बढ़िया मोटिवेशन दे करके उनको सिखा रहे हैं, स्पीच डिबेट्स वगैरह कंपटीशन हो रहे हैं। उसके बाद में आप देखिए उनको पीटी, योगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी करवाई जा रही हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, स्किल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, तो वर्तमान में पाठ्यचर्या से तात्पर्य उसके विस्तृत रूप से क्या है। अकॉर्डिंग टू पार्लहर्स्ट की पाठ्यचर्या ऐसी गतिविधियों का समायोजन है जिनके द्वारा छात्र जहाँ तक संभव हो सके निश्चित परिणामों व उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। सबके अपने अलग अलग विचार थे। वहीं पे कनिंघम ने कहा कि पाठ्यचर्या कलाकार शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला या विद्यालय में ढाल सकता है। इस तरीके से जो आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग है जिस 1952-53 में, इनके अनुसार क्या बताया गया कि करिकुलम क्या है। इन्होंने बताया कि पाठ्यचर्या का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालयों में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं। यानी कि आप ये मत सोचो कि करिकुलम का मतलब है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, बल्कि
इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता भी सम्मिलित होती है जिनको विद्यार्थी विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल के मैदान तथा शिक्षक एवं छात्रों के अनेक अनौपचारिक संपर्कों के साथ प्राप्त करता है। जैसे आप देखिए, जब बालक जो है, एक अंतर्मुखी बालक भी जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो वो खुल जाता है, तो वो उसके अंदर भी आप देखिए धीरे धीरे करके वो बहिर्मुखी प्रवृत्ति का होने लगता है। तो ये क्या है, ये भी पाठ्यचर्या का विषय है। बालक का खेल के मैदान में अपने दोस्तों के साथ में चीज़ों का सीखना, ये भी आपका पाठ्यचर्या के अंतर्गत आएगा। एक बच्चे का गिर जाना, दूसरे बच्चे का उसको उठाना, उसकी हेल्प करना, दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर इन द पार्ट ऑफ करिकुलम। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट देखिए क्या है, उसके बाद में अगर मैं पूरा एनालिसिस करूं पाठ्यचर्या के विषय में, तो यहाँ से एक आप ये कह सकते हैं कि 5 पक्ष को इसमें जो है इन्होंने समाहित किया कि पाठ्यचर्या सदैव पूर्ण नियोजित होती है, इसमें निहित क्रियाओं को आवश्यकता अनुसार विकसित नहीं किया जा सकता है। पाठ्यचर्या के 4 मुख्य आधार होते हैं: सामाजिक शक्तियाँ, स्वीकृत सिद्धांत द्वारा प्राप्त मनुष्य मानव विकास का ज्ञान, अधिगम का स्वरूप तथा ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप। इस प्रकार पाठ्यचर्या किसी विशिष्ट समाज के विशिष्ट आयु वर्ग के बच्चे के लिए निर्मित की जाती है। किसी विशिष्ट व्यवस्था हेतु निर्मित व विकसित पाठ्यचर्या यदि बालिकाओं हेतु विकसित की गई है तो वह बालकों के लिए पूरी तरह निरर्थक भी हो सकती है। अब ये भी बात सही है, अगर कोई करिकुलम गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है तो वो बॉयज़ के लिए तो सेटिस्फाइड नहीं होगा ना। पाठ्यचर्या के उद्देश्य या प्रयोजन भी उससे संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों द्वारा ही निर्दिष्ट होते हैं। ये उद्देश्य ही पाठ्यचर्या के साध्य होते हैं तथा स्वीकृत पाठ्यचर्या इन्हें प्राप्त करने का साधन होती है। एक शिक्षक, एक टीचर जो होता है, वो अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही प्रकार के अधिगम अनुभवों का नियोजन करता है। सीधी सी बात है, अगर आप भी कल को एक पढ़ाने जा रहे हैं, एक टीचर हैं, तो आपके के क्लास में चाहे जितना ब्रिलियंट बच्चा बैठा हो, समझिएगा, और चाहे जितना आपकी क्लास में एक मंदबुद्धि बालक बैठा हो या हम कहते हैं कुशाग्र बुद्धि बालक बैठा हो, लेकिन जब आप चीज़ों को पढ़ा रहे होंगे तो आप तो ज़ीरो से हीरो लेकर के ही चलेंगे ना अपने पढ़ाने के पैटर्न को, या फिर आप कुशाग्र बुद्धि बालक को लेकर के चलेंगे केवल और हीरो वाली चीज़ें उसको सिर्फ पढ़ा देंगे पूरे क्लास को, ताकि जो बच्चा मंदबुद्धि बालक है उसको समझ में ना, ऐसा तो नहीं करोगे आप। तो ये सब चीज़ें मेंटेन करने के लिए करिकुलम को बनाया गया है, इसीलिए इसको साध्य भी बोला गया है। एक शिक्षक अपने कक्षा के सभी छात्रों हेतु एक ही प्रकार के अधिगम अनुभवों का नियोजन करते हैं, फिर भी अपने अधिगम अनुभवों तथा अपनी सहभागिता के स्तर एवं गुणवत्ता के कारण छात्रों के प्रदर्शन में भिन्नता होना स्वाभाविक है। अच्छा, आप खुद सोचो, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, अब जब 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो नो डाउट कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि जब भी पेपर होता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, मैम हमारा पेपर नहीं अच्छा हुआ, मैम हमारा छूट गया, मैम ये हो गया वो हो गया, और हम हमेशा उनको सांत्वना देते चले आए फर्स्ट सेमेस्टर से कि देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन। अगर आप अच्छा लिख करके आए हैं, पढ़ के गए हैं, सो यू गेट द मार्क्स, है ना। उसी तरीके से है कि एक टीचर, जैसे मैंने आप लोगों को आगे पिछले सारे सेमेस्टर में पढ़ाया, तो जब 3rd सेमेस्टर के बच्चों में रिजल्ट आया तो किसी का 88% आ गया, ठीक है, उस बच्चे ने भी सारी क्लासेस देखी थी, सारे नोट्स पढ़ लिए थे पीजी पॉइंट ऐप के, और सारे उसने पेपर सॉल्व किए थे। एक बच्चे का पता चला 91% आ गया, किसी का 83% रह गया। तो अब ये क्या है, इसमें ना तो क्लास की गलती है ना नोट्स की गलती है, इसमें गलती एक बच्चे की भी नहीं है, ये डिपेंड करता है सारा कुछ उसकी बौद्धिकता पे, उसको चीज़ें कितनी ज़्यादा समझ में आ रही हैं। अगर किसी बच्चे ने सारी क्लासेस ली हैं, सारे लेक्चर्स अटेंड किए, अच्छे से पढ़ाई की है, नोट्स और सब कुछ किया है, फिर भी उसका अगर परसेंटेज कम आ गया और किसी का 91% आ गया, तो इसमें आप किसी की गलती नहीं दे सकते, सारा खेल बौद्धिकता का होता है, ठीक। अब पाठ्यचर्या की प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ करिकुलम कैसा है, तो पाठ्यचर्या विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु इनमें से क्या है। ऑप्शन है शिक्षक, ऑप्शन बी विद्यार्थी, ऑप्शन सी प्रधानाध्यापक, ऑप्शन डी पाठ्यचर्या। तो आप क्या लगा करके आएंगे, आपको लगेगा अच्छा मैनेजर ही सर तो केंद्र बिंदु है, उन्हीं का तो ऑफिस सेंटर में बना है, हमने कहा ये काम बेटा वो करके आएंगे, मैनेजर लगा के आएंगे जो पढ़ाई करके नहीं गए होंगे, और जो अच्छे से थ्योरेटिकल पोर्शन एंड एवरीथिंग सब कुछ पढ़ के जा रहे
है वो पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम लगा करके आएगा, है ना। तो विद्यालय में उपलब्ध सभी संसाधन जैसे कि आपका जो स्कूल की बिल्डिंग हो गई, जो सारी डिवाइसेज हो गई, जो आपकी लाइब्रेरी हो गई, है ना, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए, बुक्स हो गए और भी जो अनदर टीचिंग मटेरियल्स हो गया, ये एकमात्र उद्देश्य है पाठ्यचर्या को प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग देने के लिए। यानी कि ये इन सब चीज़ों का मतलब क्या है कि जो करिकुलम है उसको एक इफेक्टेड तरीके से यानी कि एक इफेक्टिव तरीके से बच्चे के सामने प्रेजेंट किया जा सके ताकि वो बच्चा बोर ना हो और अपने सिलेबस के साथ साथ अन्य चीज़ें भी बहुत अच्छे तरीके से सीख करके आने वाली जो पीढ़ी है उसको सिखा पाए। प्रत्येक सभ्य समाज अपनी युवा पीढ़ी के समाजीकरण हेतु एक निश्चित शैक्षिक कार्यक्रम का नियोजन करता है जिसका क्रियान्वयन विद्यालय के माध्यम से किया जाता है। और इस प्रक्रिया में किन बातों का समावेश है तथा इनसे शैक्षिक व्यवहार व क्रियाओं के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए, इस संबंध में भी काफ़ी मतभेद है। क्या मतभेद है? सबसे पहले अरस्तु ने कहा था कि जो स्थितियां हैं मानव समाज इनके प्रति तो ना तो एकमत है और ना शिक्षण के लिए अपनाए जाने वाले साधनों के प्रति। यानी कि अब यही एनईपी भाई एकमत नहीं थी चीज़ें, तभी तो इतनी सारी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज नहीं। आपने जब पेपर 1 पढ़ा होगा तो हमारे सामने आपने पढ़ा कि मैकाले के विवरण पत्र में चीज़ें अलग थी, वुड के घोषणा पत्र में चीज़ें अलग थी, हंटर कमीशन ने अपनी अलग बातें बताई, वर्धा शिक्षा योजना जब समिति बनी तो उसने अपनी अलग बातें बताई। सबके माइंडसेट अलग थे, है ना, इनमें एक मत नहीं हो पा रहा था। उसी तरीके से पाठ्यचर्या शब्द प्रयोग अनेक रूप में भी किया जा सकता है, लेकिन सामान्य रूप से इनका आशय क्या है कि विद्यालय में अध्ययन के लिए निर्दिष्ट पाठ्यक्रम व अन्य संबंधित सामग्री, उसके बाद में विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री, किसी विद्यालय में निर्दिष्ट विषय का पाठ्यक्रम, विद्यालय में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले नियोजित अधिगम अनुभवों को सम्मिलित रूप ही क्या है आपका, ये सब आपका पाठ्यचर्या का पार्ट है। पाठ्यचर्या के स्वरूप का निर्धारण इनमें से किसी एक के द्वारा नहीं हो सकता है। क्या कोई एक मिल करके करिकुलम डिसाइड करेगा? हमने कहा बिल्कुल नहीं। क्यों ही बनी है फिर इतनी सारे एनआईसी, एनसीटी, ये सीबीएसई, ये यूपी, एससीईआरटी चलेगी, ये एनसीईआरटी चलेगी, तो इनको भी तो डिसाइड करने वाला कोई है ना। तो पाठ्यचर्या निर्दिष्ट अधिगम अनुभवों के परिणाम की क्रमिक व्यवस्था है। जॉनसन 1967 इस परिभाषा के अनुसार पाठ्यचर्या में अधिगम के परिणाम अधिक महत्वपूर्ण है ना कि अधिगम के अनुभव। ये परिणाम उद्देश्य से संबंधित है। पाठ्यचर्या यानी कि आपका करिकुलम एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा किसी शैक्षिक संकल्पना के आवश्यक सिद्धांतों व लक्षणों को इस प्रकार संप्रेषित किया जाता है कि उनकी उपयुक्त समालोचना करते हुए उन्हें प्रभावशाली ढंग से कार्य रूप में परिणत किया जा सके। लॉरेंस स्टेनहाउस 1975 यहाँ पाठ्यचर्या को संप्रेषण हेतु एक प्रयास अथवा क्रियाकलाप के रूप में देखते हैं। पाठ्यचर्या औपचारिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रयासों का संगठित रूप है। डेविड प्रांत ने 1980 में ये बात कही थी। अब पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? अब देखो, अभी तक आपने पाठ्यचर्या पढ़ा, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग ऑफ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस। अब आपको समझना है कि सिलेबस क्या है। जब आपने अभी हमारे साथ में करिकुलम पढ़ा, अब आप हमारे सामने सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं, तो अभी इनको डिफ्रेंशिएट भी करिएगा, अपने मन में करिएगा। देखो, मैं जो भी पढ़ाऊँ आपको एक छुटकू सा काम बताएं क्या करना है। आप जब भी सोने चलो या जब भी कोई काम कर रहे हो, किचन में कर रहे हो, आपका माइंड एकदम शांत है, तो आप सिर्फ ये सोचो कि आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा था, या आज इस मैम ने आज के वीडियो में क्या पढ़ाया था। तो आपको खुद याद आएगा कि मैम ने बताया था कि करिकुलम जो शब्द है वो इंग्लिश भाषा है पाठ्यचर्या का, और मैम ने बताया था कि ये जो है लैटिन भाषा का एक शब्द है, ये कुरैर से मिलकर के बना है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। उससे मैम क्या बेनिफिट होगा? हमने कहा इससे आपका ना रिवीजन होगा। और एक बार अगर आपने खुद से ऐसा कर लिया ना, तो रियलिटी बता रही हूँ मैं, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। आप कल को पीएचडी भी करेंगे जा करके ना एजुकेशन से अगर, तब भी आपके ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये आप भूल नहीं पाएंगे। चाहे आप कल को एस्टेट पेपर का दो जा करके, चाहे टीजीटी का दो, चाहे पीजीटी का दो, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठो, और अगर इस विषय से संबंधित प्रश्न बनेगा जिसको आपने रिवाइज कर लिया है इस तरीके से खुद से अकेले में, सो यू नेवर फॉरगेट दैट पॉइंट्स। ठीक, अब आइए समझते हैं पाठ्यक्रम का क्या अर्थ और क्या स्वरूप है। भाई, पाठ्यक्रम के लिए करिकुलम के साथ साथ सिलेबस तथा कोर्स ऑफ स्टडी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है तथा प्रायः इसे पाठ्यचर्या के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, पहले क्या होता था, जैसे इसको सिनोनिम्स मानते थे कि यहाँ ये पर्यायवाची है। जैसे कमल को हम लोग जो है क्या क्या कह सकते हैं, पंकज कह देते हैं, दिन को हम लोग दिवस कह देते हैं, है ना।
रात को हम लोग रात्रि, निशा, रजनी ये सब कह देते हैं। तो वैसे ही पाठ्यक्रम को और जो आपका पाठचर्या था इसको एक दूसरे का पर्यायवाची मानते थे, किंतु इन तीनों का स्वरूप में अंतर था। यानी कि इनका जो अपना सिनेरियो था पाठ्यक्रम का या करिकुलम का या पाठ्यचर्या का, इनका सबका अपना अलग मतलब, यानी मतलब कहने का आशय ये है कि पाठ्यक्रम का, आपके पाठ्यचर्या का और कोर्स ऑफ स्टडी, इन तीनों का मतलब अलग अलग है। जिसमें से पाठ्यचर्या शब्द, हमने क्या कहा था अभी आपसे कि पाठ्यचर्या जो है, जो आपका करिकुलम है उसके अंतर्गत सब आएंगे। क्यों? क्योंकि पाठ्यक्रम जो पाठ्यचर्या है, आपका जो करिकुलम है वो क्या है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा व्यापक है। किन तीनों में मैम? हमने कहा पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम, उसके अलावा पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस, और उसके अलावा कोर्स ऑफ स्टडी। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? ताऊ जी आपके कौन हुए इनमें से? तो इनमें से ताऊ जी हैं भैया करिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या। ठीक है, तो इन तीनों का स्वरूप में भी अंतर है और इनमें अंतर समझने से पूर्व सबके प्रत्यय पर एक दृष्टि डालनी पड़ेगी। यानी कि एक एक बार अब हम आपको सब कुछ बताएंगे कि पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यक्रम क्या है और कोर्स ऑफ स्टडी क्या है। जब हम तीनों को बता लेंगे तब आप खुद से दिमाग लगाइएगा कि इनमें अंतर क्या है। ठीक, पाठ्यचर्या के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं अनुभव अंतर्निहित है जिन्हें छात्र विद्यालय जीवन में प्राप्त करता है तथा जिनमें कक्षा के अंदर एवं बाहर आयोजित की जाने वाली पाठ्य एवं पाठ्योत्तर क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अब आप समझो कैसे हम समझाते हैं, आपको कभी नहीं भूलोगे। जैसे ये चिंटू है, मान लो इनका एडमिशन कराया गया, अभी तक ये घर में रह रहे थे, घर के बहुत बड़े दादा थे, इनको कोई ना कोई टॉफ़ी, च्युइंगम, चॉकलेट दिला देता था क्योंकि ये घर के अकेले थे। जैसे ही ये विद्यालय गए, विद्यालय में इनको क्या मिले? दोस्त। इन्होंने दोस्तों के साथ खेलना सीखा, मित्रता करना सीखा, उनकी मदद करना सीखा। उनकी पेंसिल टूट जाती थी तो ये उनको पेंसिल दे देते थे, रबड़ ख़त्म हो जाती थी तो अपनी रबड़ को बीच से दांत से काट के रबड़ दे देते थे। अगर कोई खुशबू वाली इरेज़र लाता था तो ये उसकी रबड़ लेकर के उसकी स्मेल लिया करते थे। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सी चीज़ें सीखी अपने दोस्तों से। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, जो इनका सिलेबस था वो भी, मतलब जो इनको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, छोटा बड़ा सब पढ़ाया गया वो भी इन्होंने पढ़ा। उसके बाद में जब ये घर आए तो रास्ते में इन्होंने पढ़ा एक जगह, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इनको ये भी समझ में आया। उसके बाद में घर आते आते इनको पता चला कि अपने से बाएं चलना चाहिए, रोड के कुछ नियम इन्होंने सीखे, ये भी सीखा। घर आए, दादाजी ने इनको कुछ बातें सिखाई। तो ये जो सारी चीज़ें बच्चा सीख रहा है विद्यालय के अंदर, विद्यालय के बाहर, कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, ये सब कुछ आपका पाठ्यक्रम के ये सब कुछ आपका पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम के अंतर्गत आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो भैया पाठ्यक्रम क्या होता है ये समझो। पाठ्यक्रम या सिलेबस पाठ्यचर्या का विषय केंद्रित भाग का केवल एक भाग होता है। हमने कहा देखो बेटा, अगर ये पाठ्यचर्या है आपका, हमने क्या कहा, अगर ये करिकुलम है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है ये आपका पाठ्यक्रम है, ये आपका सिलेबस है। समझ में आई बात? व्यापक शब्द पाठ्यचर्या, तो पाठ्यचर्या हमने आपको क्या कहा, हमने कहा कि भैया हाई स्कूल में सब, हमने कहा बच्चा इंटर में है, बायोलॉजी से पढ़ना चाहता है, कॉमर्स से पढ़ना चाहता है, आर्ट से पढ़ना चाहता है ना, वो सोशोलॉजी से पढ़ना चाहता है, ये सब पूरा मिला करके 12th का करिकुलम है। ठीक, अब उसके साथ में उसको फिजिकल एजुकेशन लेना है, कंप्यूटर लेना है, ये उसकी मर्जी है। ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर इन करिकुलम। लेकिन उसके बायो में कौन कौन से लेसन हैं, उसके फिजिक्स में उसको स्केलर वेक्टर क्या क्या पढ़ना है, दिस इज कॉल्ड सिलेबस, कॉल्ड पाठ्यक्रम। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि सिलेबस इज द पार्ट ऑफ करिकुलम, या पाठ्यक्रम जो है वो पाठ्यचर्या का एक हिस्सा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये पाठ्यचर्या की अपेक्षा एक संकुचित विचारधारा है जिसका फैलाव केवल विषय वस्तु तक सीमित है। अभी तक हमने आपको पाठ्यचर्या तो बता दिया। अब जो ये पिंकू हैं, ठीक है, ये बड़े हुए, अपने क्लास में आगे बढ़े। ठीक, अब उसके बाद में इनके में चल रही हैं किताबें, तो जो इनकी साइंस की किताब है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी इनके चैप्टर हैं, फूड है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी है, ये क्या है इनका, ये है इनका पाठ्यक्रम, ये है इनका सिलेबस। या जो भी इनकी मैथ्स की किताब है, जो जिसके अंतर्गत इनको नंबर सिस्टम, फैक्टराइजेशन, एरिया और ये सब सिखाया जा रहा है, ये क्या है, ये इनका पाठ्यक्रम है, इनका सिलेबस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना? होप सो कि यू ऑल आर गेटिंग। अब बात करते हैं किसके भी, सिलेबस भी आप समझ गए। तो सिलेबस किसी विषय से संबंधित सामग्री होती है डॉक्टर दीपक शर्मा जी के अनुसार। अब आइए हम बात करते हैं किसके विषय में, कि किसी
जिसको देखो, अब हम बात करेंगे कि कोर्स ऑफ स्टडी क्या होता है। इसी प्रकार जो आपका पाठ्यक्रम व पाठ्यवस्तु है, कोर्स ऑफ स्टडी इसी अंतर को एक विद्वान ने भिन्न दृष्टि से प्रस्तुत किया। उनके अनुसार पाठ्यवस्तु कोर्स ऑफ स्टडी पूरे शैक्षिक क्षेत्र में विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा छात्रों को दिए जाने वाले ज्ञान की मात्रा के विषय में निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है, जबकि जो पाठ्यक्रम है वो सिलेबस या प्रदर्शित करता है कि शिक्षक किस प्रकार की शैक्षिक क्रियाओं के द्वारा पाठ्यवस्तु की आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा। दूसरे शब्दों में पाठ्यवस्तु जो है, ठीक है, अब आपने 3 पढ़ लिए, पाठ्यचर्या, पाठ्यवस्तु और पाठ्यक्रम, है ना। ये जो पाठ्यवस्तु है ये शिक्षण की विषय वस्तु का निर्धारण करता है, ठीक, और पाठ्यक्रम जो है वो उसे देने के लिए प्रयुक्त विधि है। यूनेस्को के एक प्रकाशन, कौन सा प्रकाशन भैया, प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक मैन्युस्क्रिप्ट 1910 में सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम व कोर्स ऑफ स्टडी यानी कि पाठ्यवस्तु के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा गया। क्या कहा गया कि पाठ्यक्रम अध्ययन हेतु विषयों, उनकी व्यवस्था एवं क्रम का निर्धारण करता है। कौन? पाठ्यक्रम क्या करता है? अध्ययन हेतु विषयों, उनकी व्यवस्था एवं क्रम का निर्धारण करता है। और वहीं पर जो पाठ्य वस्तु है, कोर्स ऑफ स्टडी है, वो निर्धारित पाठ्य विषयों के शिक्षण हेतु अंतर वस्तु, उसके ज्ञान की सीमा, छात्रों तक प्राप्त किए जाने वाले कौशलों को निश्चित करता है। वह इस प्रकार ये पाठ्यक्रम का एक परिष्कृत एवं विस्तृत रूप होता है। उदाहरण के रूप में देखो तब ज़्यादा समझ में आएगा कि हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में गणित को एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाता है। ठीक, अब समझो, पाठ्यक्रम क्या है? गणित। गणित को हमने क्या किया? एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाता है। किंतु गणित विषय के अंतर्गत जिन जिन उप विषयों, यानी कि अब मैथ्स के भी पार्ट होते हैं ना, नंबर, देखो, अंक गणित, बीज गणित, अलजेब्रा जो पढ़ते हैं आप, है ना, उसके बाद में रेखा गणित, इनकी एक निश्चित पाठ्य सामग्री तथा प्रकरणों को पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है, उससे गणित का पाठ्यवस्तु कहा जाएगा। मैम कैसे समझें, एक बार फिर समझाइए। हमने कहा समझो बात को बेटा। हमने कहा जो साइंस है, हमने कहा आप लोगों के इंटर में आपने, सॉरी हाई स्कूल में आपने साइंस पढ़ी, हमने कहा साइंस इज़ अ सिलेबस, पाठ्यक्रम। ओके मैम, आई गॉट दिस पॉइंट। हमने कहा लेकिन बेटा साइंस में आपको बायो के टीचर अलग मिले, फिजिक्स के टीचर अलग मिले, पीरियड अलग लगा, केमिस्ट्री का पीरियड अलग लगा, लेकिन कहा सबको क्या जा रहा है? साइंस ही कहा जा रहा है। तो साइंस क्या है? आपका एक सिलेबस है, लेकिन ये बायो, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये सब क्या हैं आपके? समझिएगा बात को, ये आपके बायो, ये उसका पार्ट फिजिक्स, ये उसका पार्ट केमिस्ट्री, ये तीनों आपके क्या हैं? पाठ्य वस्तु हैं। पाठ्य वस्तु का मतलब कोर्स ऑफ स्टडी हैं। आई बात समझ में? कोर्स ऑफ स्टडी हैं। ये क्या है? आपका पाठ्यक्रम था। अब समझ में आ गई बात, सब चीज़ें अच्छे से समझ गए, ठीक। अब उसके बाद में अब हम एक बार ना इसको अपने तरीके से भी आपको एक बार समझा देंगे भी। अब ये अंतर पढ़ने से अच्छा है कि हम आपको खुद बताते हैं कि क्या अंतर होता है। देखो, एक बहुत छोटे पॉइंट्स में समझेंगे और आपको भी थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। हम फिर से वही एग्जांपल लेंगे। हमने कहा कि हम बात करने जा रहे हैं कि आज की पाठ्यचर्या, ठीक, यानी कि जिसको आप लोगों ने क्या कहा अभी? करिकुलम कहा। क्या कहा? करिकुलम कहा। उसके अलावा फिर क्या है बात आई? पाठ्यक्रम, ठीक, जिसको आप लोगों ने क्या कहा? सिलेबस। उसके बाद में बात आई किसकी? पाठ्य वस्तु की। पाठ्य वस्तु की, जिसको आपने क्या कहा? कोर्स ऑफ स्टडी। इन तीनों को आपने पढ़ा हमारे साथ में। अब जब बात आई कि मैम इन तीनों का अंतर हमें ना एक बार और बता दो, हमने कहा बिल्कुल बताएंगे। हम यहाँ पर हैं ही इसीलिए कि जब भी हम पढ़ा रहे हो, अगर आप लेक्चर देख लेते हैं ना, तो फिर मैं कहती हूँ कि कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। आज चैनल पे चाहे जितना बच्चा हो, अगर मैं MCQ की क्लास लेती हूँ तो नो डाउट कि आप उस पर वीडियोज़ पे व्यूज़ देखिएगा जा करके, पता चले खूब सारे आ रहे हैं। लेकिन ये व्यूज़ के लिए नहीं पढ़ा रहे हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं इसलिए ताकि जीवन में कभी भी अगर कहीं पर भी आप किसी मुकाम पे हो और आपने अगर ये हमारी क्लासेस ली हैं और आपको अगर फील हो जाए, एक बार भी मन में अगर आप फील कर लो कि नहीं B.Ed में हमारा साथ इस चैनल ने दिया था, तो उस दिन से मेरे लिए मतलब मेरी जो खुशी होगी ना
उसका आप तनिक भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपको लगता होगा कि मैडम दूर बैठी हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही हैं, जितना मैडम पहले सेमेस्टर में अच्छा पढ़ाती थी उतना अब नहीं पढ़ाती हैं। तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, बस सिर्फ आपसे एक चंद लाइन में इतना कहना चाहूँगी कि हाँ, मेरी क्लासेस नहीं हो रही हैं, हर एक चीज़ को हम यहाँ बयां नहीं कर सकते हैं। बस आपसे हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि विश्वास मानिए, कहीं ना कहीं समस्या में फंसे ही हुए होंगे, तभी हम नहीं कर पाते हैं क्लासेस, ठीक। और हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आइए हम फिर से अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं एक बार, बिल्कुल से पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे, चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक करिए और एक बार और ज़रा शेयर कराइएगा। पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिएगा। देख लो, थोड़ी सी बात और हम बता दे रहे हैं आपको, अभी वो भी समझा देंगे। पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिएगा, लॉगिन ज़रूर करिएगा, ई नोट्स के सेक्शन में जाइएगा, पेड के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको इसी पेपर 3 के MCQs की PDF मिल जाएगी। हम यहाँ पर आपको जान लगा करके पढ़ाएंगे और आप वहाँ से अपने MCQs की प्रिपरेशन खुद से करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि हम आपको बहुत सारे MCQs सारे उठा करके यहाँ करवा पाएँ। हम जो भी करवाएंगे वो MCQs का एक लिमिटेड सेक्शन ही करवा पाएंगे। एक दिन में बहुत सारा कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स हैं, चारों को लेकर के चलना है। इस वजह से आपको अपने एंड से थोड़ा सा काम करना होगा। डेट इज़ की MCQs ले लो, चुपचाप से पढ़ लो, और बाकी क्लास में हम आपका हर एक चीज़ तो क्लियर ही कर दे रहे हैं, ठीक। अब देखो ज़रा, हमने कहा, क्या कहा, हमने कहा मान लीजिए ये एक रिंकी हैं या पिंकी हैं, ठीक है। अब इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक रिंकी हैं या पिंकी हैं, रिंकी मान लो इनका नाम है, ठीक। और ये अब कौन से क्लास में जा रही हैं मैम? ये जा रही हैं हाई स्कूल में। कहाँ पढ़ती हैं? बउआ डान मेमोरियल पब्लिक स्कूल में ये पढ़ती हैं। बात समझने का पूरा प्रयास करिएगा। अब ये जो रिंकी हैं, ये कहाँ पढ़ती हैं भैया? तो ये बउआ डान मेमोरियल पब्लिक स्कूल में पढ़ती हैं और ये जा रही हैं अपनी कौन सी क्लास में? ये जा रही हैं अपनी फर्स्ट ईयर की क्लास में। हाई स्कूल का अभी इनका रिजल्ट आया, 88.6% CBSE बोर्ड से ये पास हुई। अब ये भैया बउआ डान मेमोरियल पब्लिक स्कूल में ही पढ़ना चाहती हैं, लेकिन ये हैं कन्फ्यूज़। काहे में कन्फ्यूज़ है ये भी समझो बात। देखो, अब बात को बहुत गहराई से समझिएगा, हमारी हल्के में नहीं लीजिएगा। कन्फ्यूज़न इनका यहाँ से शुरू हुआ कि हमारे तो परसेंटेज अच्छे आए हैं, घर वाले कह रहे हैं बिटिया मैथ्स ले लो, मैथ्स से आगे सब कुछ मिल जाएगा। बिटिया का मन है IAS अधिकारी बनने का, वो कह रही है कि हम ह्यूमैनिटीज़ लेंगे, ठीक है। जीजू इनके हैं मेडिकल फील्ड में, जीजू कह रहे हैं बेटा बायो ले लो, बायो में बहुत स्कोप है। पापा कह रहे हैं नहीं बेटा, आगे चल के बिजनेस में जाओ, आजकल बिजनेस वूमेन बहुत ज़्यादा अच्छे से रहती है, तुम बेटा कॉमर्स लेके पढ़ो। अब समझिएगा बात को, ठीक। उसके बाद में इन्होंने सुना सबकी और करा, हमने क्या कहा? इन्होंने सुना सबकी और करा मन की। इन्होंने क्या ले लिया? इन्होंने कहा कि हम पढ़ेंगे साइंस साइड। कौन सा साइड पढ़ेंगे? साइंस साइड पढ़ेंगे। अब साइंस साइड में मैथ्स भी आती, बायो भी आती, तो इन्होंने कहा हम लेंगे साइंस साइड में बायो। अब बनेंगे डॉक्टर, तो अब बायो भी पढ़नी है इनको, फिजिक्स भी पढ़नी है इनको, और केमिस्ट्री भी पढ़नी है इनको, ठीक। उसके बाद में इन्होंने कहा कि पापा हमको आगे चल के देनी है नीट की परीक्षा। पापा ने कहा ठीक बिटिया, हम तुमको दिलवाएंगे नीट की परीक्षा। तो इनकी डिमांड क्या थी फिर सुनो। इन्होंने कहा पापा नीट की परीक्षा देने के लिए हमारी लगवा दो बायो में कोचिंग। तो बायो वाले मास्टर साहब जो थे उन्होंने कहा कि बेटा बायो में तुमको अच्छे से पढ़ना होगा, अपनी 11th और 12th की बायो, ताकि तुम नीट एग्ज़ाम निकाल पाओ। और उसके अंतर्गत सिर्फ क्रीम पोर्शन नहीं, तुमको डीप नॉलेज लेना पड़ेगा। इसलिए चाहे वो तुम्हारा चैप्टर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो, और चाहे प्लांट्स, मोनेरा और दुनिया की चीज़ों से रिलेटेड हो, पढ़ना तो आपको सब कुछ पड़ेगा, ठीक है। तो बस यहीं से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कैसे मैम? हमने कहा जब ये यहाँ पे कंफ्यूज थी, तो ये यहाँ पर कंफ्यूज थी कि हम किस करिकुलम की तरफ जाएं।
फर्स्ट ईयर के, दैट इट्स कॉल्ड करिकुलम, यानी कि पाठ्यचर्या। ठीक, यानी कि ये हो गया आपका पाठ्यचर्या। ठीक, जब ये यहाँ पहुँची कि हमारे साइंस के अंतर्गत अब हम ले लेंगे साइंस साइड पढ़ेंगे, तो ये इनका क्या था, सिलेबस। क्या था भैया, सिलेबस, जिसको आप लोगों ने क्या कहा, पाठ्यक्रम। उसके बाद में जब इनको पता चला बायो के अंतर्गत इनको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो ये इनका क्या था, कोर्स ऑफ स्टडी, यानी कि पाठ्य वस्तु। अब इससे बेहतर तरीके से शायद ही हम आपको समझा पाएँ। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपकी क्लास बहुत अच्छी लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में जब वीडियो ये हो जाए तब ज़रूर अपलोड करिएगा। तो बस यही थी कहानी करिकुलम की, सिलेबस और कोर्स ऑफ स्टडी की, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु की। एक सिंपल से फिगर के माध्यम से अगर मैं बताऊँ आपको तो ये है आपका पाठ्यचर्या, यानी कि करिकुलम। उसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पाठ्यक्रम, यानी कि सिलेबस। इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा आपका कोर्स ऑफ स्टडी, यानी कि पाठ्य वस्तु। इतनी बात समझ में आ गई, होप सो कि आ गई होगी। ठीक, अब चलेंगे ज़रा NEP 2020 के अंतर्गत जो आपकी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसके अनुसार स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, आपने 2005 वाला भी पढ़ा होगा, है ना। तो ये जो NCF है फॉर स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NEP 2020, वो क्या कहता है ये पढ़ो। देखो, हर एक चीज़ को अब आप NEP 2020 के प्रॉस्पेक्टस से ज़रूर पढ़िएगा अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि NEP 2020 आपके पेपर 1 में भी है, आपके पेपर 2 में भी है, आपके पेपर 3 में भी है। और अगर आप कोई भी एजुकेशन रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं तो अब ये मान के चलिए, चाहे वो आपका CTET का पेपर हो, चाहे वो आपका आगे चल के होने वाला UP टेट का पेपर हो, या सुपर टेट का हो, या किसी भी शिक्षक भर्ती में आप बैठने जा रहे हो, NEP 2020 से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ज़रूर बनेगा, ज़रूर बनेगा। तो क्या ना, उसको अभी से आप मजबूत करते चलो। तो देखो, जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसके अनुसार स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों, अग्रणी पाठ्यचर्या आवश्यकता के आधार पर सभी राज्य सरकारों, मंत्रालयों, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों व अन्य विशिष्ट निकायों समेत अनेक हितधारकों के साथ परामर्श करके स्कूली शिक्षा के लिए नई और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2020-21 NCERT द्वारा तैयार की जाएगी। किसके द्वारा भैया? NCERT द्वारा। प्रत्येक 5 से 10 वर्ष में समीक्षा एवं अद्यतनीकरण, यानी कि अपडेशन होगा, चाहे वो आपके सिलेबस में हो, चाहे वो आपसे किसी भी चीज़ में रिलेटेड हो जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। स्कूली पाठ्यचर्या में बस्ते के बोझ की कमी, लचीलेपन की प्रधानता और रटकर सीखने की बजाय रचनावादी तरीके से सीखने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में भी बदलाव किए जाएंगे। सभी पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जाने वाली आवश्यक मूल सामग्री, चर्चा, विश्लेषण, उदाहरण, अनुप्रयोग के सम्यक को शामिल करना होगा। लेकिन इसके साथ ही स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी वांछित बारीकियों को और पूरक सामग्री को शामिल करना होगा। इस प्रकार उन शिक्षकों के पास भी तय पाठ्य पुस्तकों के अनेक विकल्प होंगे जिसमें अपेक्षित राष्ट्रीय और स्थानीय सामग्री शामिल होगी। इससे शिक्षक को भी सुविधा रहेगी और उसे ऐसे तरीके से पढ़ा भी सकेंगे जो उनकी अपनी शिक्षण शास्त्रीय शैली और उनके छात्रों एवं समुदायों की ज़रूरतों के मुताबिक हो। छात्रों की व्यवस्था की पर पाठ्यपुस्तक की कीमतों के बोझ को भी कम किया जाएगा। यानी कि आज आप देखिए, पता चले कोई किताब लेने जा रहे 600 700 की मिल रही है, जहाँ तक संभव होगा जो आपका NCERT है इसके द्वारा सभी पुस्तकें आप डाउनलोड और प्रिंट करने की भी सुविधा दिलाई दी जाएगी, ताकि आपको वही किताब अगर मार्केट में 600 की मिल रही है, अगर आपको सिर्फ उसके कुछ चैप्टर्स पढ़ने तो आप उतना सेक्शन भी प्रिंट करवा के पढ़ सकते हैं, PDF के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र में उपयुक्त परिवर्तनों के जरिए स्कूल बैग और पाठ्य पुस्तकों के बोझ को पर्याप्त रूप से कम करने के लिए NCERT और SCERT स्कूलों और शिक्षकों द्वारा ठोस प्रयास भी किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, NEP 2020 के अनुसार NCF के क्या सिनेरियो हैं इन चीज़ों को लेकर के वो जाना। अब आपको पढ़ना है कोर पाठ्यक्रम, यानी कि कोर पाठ्यक्रम के साथ साथ आपको कोर करिकुलम के साथ साथ में आपको पढ़ना है प्रक्षण्य पाठ्यक्रम, यानी कि जो आपका हिडन करिकुलम में होता है वो भी पढ़ना है। ठीक, तो ये दोनों जो चैप्टर्स हैं
वो हम आपको इसके अगले वीडियो में पढ़ा रहे होंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि इतनी ज़्यादा लंबी क्लास हो जाए कि आप बोर हो जाओ। हालांकि ये आपका चैप्टर 1 ही है इतना बड़ा, तो लेकिन अब इतना बड़ा है तो उसको मैं 2 भाग में पढ़ा दूँगी। आज आपका चैप्टर 1 का पार्ट ए हमने कंप्लीट करवा दिया है। कल हम आपको इसका पार्ट बी के रूप में कंप्लीट करवा करके आपका जो यूनिट 1 का चैप्टर 1 है वो कंप्लीट कर देंगे। इनके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए आप अभी ही जा करके अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए पीजी पॉइंट ऐप। पीजी पॉइंट ऐप से संबंधित यदि कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पीजी पॉइंट ऑफिशियल पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र नहीं है तो आप हमें pgpoint100@gmail.com पे मुझे मेल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं कि मैम हमें ये समस्या आ रही है, एप्लीकेशन नहीं खुल रहा है या जो भी। आप हमें टेलीग्राम ऐप पे चैनल से जुड़ के पीजी पॉइंट पे भी मैसेज कर सकते हैं। अब एमसीक्यूज़ अगर आपको लेना है तो पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिए। वहाँ पर आपको ई नोट्स के पहले नोट्स के सेक्शन में जाना है। नोट्स और कोर्स 2 सेक्शन दिखेंगे। आप ई नोट्स के सेक्शन में जाइए, एक फ्री दिखेगा, एक पेड दिखेगा। पेड के अंतर्गत जाइएगा, वहाँ पर आपको पेपर 3 के एमसीक्यूज़ दिख रहे होंगे, उनको आपको ले लेना है और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है ताकि आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ में प्रैक्टिस भी करें और आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होते रहे। अभी से देखो, अभी से चीज़ें पढ़ोगे तो पेपर तक अच्छे से पढ़ ले जाओगे और बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक, मेरी किसी पे कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं आप लो ही। आपका अगर मन है तो उसमें 700-800 तक शायद क्वेश्चन होंगे, इवन ज़्यादा ही होंगे, तो आप उसको ले सकते हैं। ठीक, इफ़ यू वांट यू कैन। बाकी पढ़ा तो मैं रही हूँ। ठीक, उसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर चीज़ें आज भी आपको समझने में कोई समस्या हुई है तो आप हमने आपको बार बार बताया है कि हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर मैं ही रिस्पॉन्ड देती हूँ, चाहे देर से मिले या सबेर से मिले, लेकिन रिस्पॉन्ड मैं ही करूँगी उस पर। वो हमारी आईडी जो है आपकी पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से है, आप जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास, अपना ध्यान रखिएगा।